नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी जो दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, बहुत जल्द संपन्न होने वाली हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सम्मान सीरीज के तहत जीके जीएस का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम आपके समक्ष डिस्कस करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट पूरा विस्तृत व्याख्या के साथ होगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए यूपीएसआई की जो हिंदी है और दिल्ली पुलिस के लिए जो कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के लिए जो है कंप्यूटर की क्लासेस हैं, और इसके अलावा यूपीएसआई की मूल विधि की क्लासेस भी आप सभी लोगों को इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। और जो भी क्लासेस होती हैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाती है, वहाँ से डाउनलोड करके चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसका जो है यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे और वहाँ पर आपने देखा है टेस्ट पेपर नंबर 5 है, क्योंकि कुछ टेस्ट पेपर हमने खुद से भी करवाए हैं तो वो अलग जो है श्रृंखला आपको देखने को मिल रही है। तो एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आप सभी लोगों को आवाज़ अच्छे से आ रही है, सारी चीज़ें अच्छे से विजुअलाइज हो रही हैं। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय आपके पास भी बहुत कम है और चीज़ें आपको रिवाइज अभी बहुत ज़्यादा करना है ना। चलिए, ठीक है, सबको आवाज़ आ रही है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित हुआ है। आपको बताना है कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का था उसके अनुसार भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई है, बताइए। 1935, 39, 1940 या 1937, बताइए कब की गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है 1 अक्टूबर 1937 को जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी, तो ये दिल्ली में की गई थी। ठीक है, दिल्ली में की गई थी। और इसके अलावा आपको जो चीज़ें ध्यान रखने हैं, ये जो दिल्ली में इसकी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसके विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी। इसके विरुद्ध जो अपील की जा सकती थी वो कहाँ पर हो सकती थी, प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल में, ठीक है। ये कहाँ पे थी प्रीवी काउंसिल, तो ये लंदन में थी। ठीक है, ये लंदन में थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे और देसी रियासतों तक भी विस्तृत था। तो वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में ये काम कर रही थी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। हमारा अगला सवाल, निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है, बताइए। प्रतिशत के आधार पर भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, केरल, गुजरात, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल अकेले पूरे भारत का लगभग 50% तक जूट का जो है उत्पादन करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सुनहला रेशा। जूट को क्या कहा जाता है, एक अन्य नाम से जाना जाता है सुनहला रेशा। सुनहला रेशा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है गोल्डन फाइबर। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, भारत में पश्चिम बंगाल के बाद जो है किन अन्य राज्यों का जो है स्थान आता है, तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल के बाद आता है असम का स्थान। पश्चिम बंगाल का पहले स्थान पर, फिर उसके बाद असम दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे नंबर पे आता है बिहार, क्योंकि आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, बताइए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से या जापान के संविधान से, बताइए। तो दोस्तों कहाँ से ली गई है, तो ये जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो है एक उद्देशिका जो थी, जिसे आप प्रस्तावना कहते हैं, उद्देशिका, इसका विचार कहाँ से लिया गया है, इसका विचार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, लेकिन इसकी जो भाषा है वह कहाँ से ली गई है, इसकी भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो आपातकालीन जो प्रक्रिया है, ठीक है, आपातकालीन का जो प्रावधान है, आपातकालीन
का जो प्रावधान है वो कहाँ से ली गई है, तो वो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों का जो निलंबन हो जाता है वो भी कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह कहाँ से ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इसके अलावा निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, निदेशक तत्व तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से, आयरलैंड से। ठीक है, इसको यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ ली, आयरलैंड। अच्छा, कनाडा से क्या लिया गया है, तो एक सशक्त संघ की कल्पना जहाँ से की गई है, सशक्त संघ की कल्पना, सशक्त संघ की कल्पना कहाँ से की गई है, तो यह कनाडा से की गई है। यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र को दी गई हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो यहाँ से लिया गया है दोस्तों, जो माफ़ कीजिएगा, अभी हमने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया था, भाषा प्रस्तावना की भाषा को बताया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपको जानने ज़रूरी थे, और इसके अलावा कुछ चीज़ें रिकॉल नहीं हुई। इसके बाद जो है गलत बताने से अच्छा है कि कुछ चीज़ें अगर अच्छे से आगे बताया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फलन के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। बताइए, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फलन के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। तो किसकी बात की जा रही है, तो रेन गेज की जब बात की जाती है, वर्षा को किसके द्वारा मापा जाता है, तो रेन गेज के द्वारा मापा जाता है। इसके अलावा आपको कुछ अन्य चीज़ें भी ध्यान रखना है, जैसे पाइरानोमीटर जो है इसके द्वारा क्या मापा जाता है, इसके द्वारा मापा जाता है सौर विकिरण, सौर विकिरण। ठीक है, और यहाँ पर एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो वायु का वेग मापा जाता है, वायु का वेग जो है एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना है पायरोमीटर जो होता है, एक पायरोमीटर भी होता है, पायरोमीटर, पायरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो उच्च ताप को मापा जाता है, उच्च ताप को मापा जाता है। लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के जो टेम्परेचर होते हैं किसके द्वारा मापा जाता है, उनको पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को जो है अपनाया गया है। बताइए, किसके आवर्त नियम को संशोधित करके वर्तमान में जो आवर्त सारणी है उसके आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को जो है अपनाया गया है। हेनरी मोजले, दिमित्री मेंडलीव, जॉन न्यूलैंड या जोहान डेबोराइनर। बताइए, डोबेराइनर। तो क्या हो जाएगा, तो दिमित्री मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें संशोधन करके आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया है, जिसके आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को माना गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, अभयारण्यों के अंदर चरने की अनुमति जो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के तहत अधिशिष्ट है, यानी कि अभयारण्य के अंदर जो चराए जाने वाले जानवर हैं उनके टीकाकरण से संबंधित जो है निर्देश कहाँ पर दिए गए हैं। बताइए, किसमें दिए जाने की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा, पशुओं में संक्रमण एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण के तथा रोकथाम अधिनियम 2009 की धारा 8 के तहत, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 35 के तहत, या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A के तहत, या महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत। किसके तहत किया गया है, तो किसके तहत किया गया है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A के तहत किया गया है। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से सुन लीजिए तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो धारा 33A है इसके तहत कहा गया है कि मुख्य वन्यजीव संरक्षक जो अभ्यारण्य हैं उनके 5 किलोमीटर के अंदर या उसके अंदर रखे गए पशुओं के जो संचारी रोग हैं उनके प्रतिरक्षण के लिए ऐसी रीति जो है, ऐसे नियम कानून क्या हैं बनाए जाएंगे, उनका वह उपाय करेगा। ठीक है, अन्य जीव जंतुओं से रक्षा के लिए।
और दूसरा नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अभ्यारण्य में किसी भी पशुधन को प्रतिरक्षित किए बिना यानी कि बिना टीका लगवाए ऐसे जानवरों को वहां पर चराए ले जाने के लिए प्रतिबंधित है। इसकी वजह क्या है कि अगर वह किसी संक्रमण से ग्रसित हैं तो वहां रहने वाले अन्य जीव जंतु भी उससे संक्रमित हो सकते हैं। इससे बचाने के लिए जो है ये नियम बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? बताइए, किस देश को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या सूरीनाम? तो दोस्तों किसको कहा जाता था? तो श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। और श्रीलंका जो है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, ये जैसे ये भारत है तो यहाँ पर श्रीलंका ऐसे स्थित है और ये चारों तरफ क्या है, ये हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर के यह उत्तरी क्षेत्र में है, हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और श्रीलंका का जो नाम है, वर्तमान में जो श्रीलंका का नाम है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका का वर्तमान नाम क्या है? तो श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य, यह इतना बड़ा जो है इसका वर्तमान में नाम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर यह भारत से जो है किसके द्वारा अलग होता है? तो पाक स्ट्रेट के द्वारा, पाक जल संधि के द्वारा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? स्वाइन फ्लू जो है किस विषाणु के द्वारा होता है? बताइए, तो किस विषाणु के द्वारा होता है? तो H1N1 वायरस के द्वारा स्वाइन फ्लू हो जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा ये जो वायरस है सुअरों की श्वसन नली को जो है संक्रमित कर देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। H1N1 का संबंध किसना है? सुअरों से भी है। ठीक है, इसलिए जब ये प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो सुअरों को काफ़ी मात्रा में जो है मार दिया जाता है। हमारा अगला सवाल, गैस्ट्राक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? बताइए, गैस्ट्राक्नीमियस मांसपेशी जो है मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? तो निचली टांग में पाई जाती है। ठीक है, गैस्ट्राक्नीमियस जो मांसपेशी है इसकी उत्पत्ति घुटने के जोड़े के पीछे से पैर के नीचे की ओर पार्श्व सिरे में जो है समानांतर रूप में अवस्थित होती है। यह मांसपेशी मानव शरीर की टांग के निचले सतह यानी घुटने की जो नीचे है वहाँ पर पाई जाती है। थोड़ा सा लैंग्वेज जटिल है लेकिन आपको समझ लेना है एक बार। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? बताइए, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। ठीक है, अच्छा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की कल्पना क्या है? यानी कि महाद्वीप जो है वर्तमान में और तब के समय में भी अपने स्थान पर स्थित नहीं है। वो पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है वो अपनी स्थिति से जो है अलग अलग स्थानों पर जो है विचरण करते नजर आते हैं। इसके लिए कई सारी जो है उन्होंने कल्पनाएं भी करी थी। वो सारी चीज़ें जो है हम किसी डिटेल टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम द मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? ये सवाल बहुत पूछा जाता है। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? बताइए, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है। और इसे कब शुरू किया गया है? तो 1971 में शुरू किया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, मुंडा भाषा समूह किस जो है भाषाई ग्रुप से संबंधित है? बताइए, मुंडा भाषा समूह जो है किससे संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाई से, हिंद आर्य या इंडो आर्यन से, या चीनी तिब्बती से, या द्रविड़ से? किससे संबंधित है? तो दोस्तों मुंडा भाषा समूह जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा समूह से जो है संबंधित है, उस परिवार से संबंधित माना जाता है। इनकी जो भाषा है, इनकी भाषाओं का नाम क्या है? मुंडाओं की जो ये भाषा है, जैसे एक तो हो गई भूमिज है। इसके अलावा इनकी एक भाषा है हो, एक है मुंडारी। इसके अलावा है संथाली। ठीक है,
इनकी ये जो है भाषाएं हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भूमिज, हो, मुंडारी और संथाली निम्नलिखित में से क्या हैं, आपके ऑप्शन में एक प्रकार की जनजातियां हैं, एक प्रकार की भाषाएं हैं, एक प्रकार का भाषा समूह है, तो आपको क्या करना है, तो ये एक प्रकार की इनकी जो है भाषाएं हैं, ठीक है, इसको टिक करना है। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति इस्लाम का पालन करते हैं उनके द्वारा आस्था के कितने स्तंभों का जो है पालन किया जाता है, स्वीकार किए जाते हैं, बताइए। तो कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के आस्था के स्तंभ जो है इस्लाम में स्वीकार किए गए हैं। उनमें से आपको ध्यान रखना है, एक तो तौहीद है, तौहीद है जिसे क्या कहा जाता है, कलमा पढ़ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, कलमा पढ़ना, ठीक है। तौहीद को क्या कहा जाता है, कलमा पढ़ना कहा जाता है। इसके अलावा एक होता है नमाज अदा करना, नमाज अदा करना, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है रोज़ा रखना, रोज़ा रखना हो गया। चौथा क्या है, चौथा है इनमें ज़कात अदा करना, ज़कात अदा करना, ठीक है। पांचवा क्या है, तो हज करना, हज की यात्रा जो करते हैं, पांचवा इनका है हज करना, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 5 मुख्य जो आस्था के स्तंभ हैं इनका पालन किया जाता है इस्लाम धर्म में। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है, बताइए। संसद के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनके संदर्भ में कौन से जो कथन है वो सही हैं। संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के हिस्से के लिए भी कानून बना सकती है, ठीक है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो इसमें क्या विकल्प सही हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों इसमें ए भी सही होगा और बी भी सही होगा, इसके आधार पर विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही होंगे, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है जो किस शासक से संबंधित है, बताइए। भीतरी स्तंभ शिलालेख का संबंध किस शासक से है, तो किस शासक से है, तो उसका नाम है दोस्तों स्कंदगुप्त, ठीक है। बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा और इसका संबंध किससे, गुप्त साम्राज्य से। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करवाता है, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव जो है कौन आयोजित करवाता है, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य के राज्यपाल या राज्य का उच्च न्यायालय, कौन करवाता है। तो दोस्तों राज्य विधानसभाओं का चुनाव भी कौन करवाता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। चाहे भारत का चुनाव हो या फिर राज्य का विधानसभाओं का चुनाव हो, वो भारत निर्वाचन आयोग करवाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर पंचायती राज वगैरह के जो अन्य चुनाव होते हैं, छोटे चुनाव जो होते हैं, उनका चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा अगला सवाल, अल्बुकर्क ने गोवा को जो है किससे अधिग्रहित किया था, बताइए। अल्बुकर्क ने गोवा को किससे अधिग्रहित किया था, बीजापुर के सुल्तान से, अंग्रेजों से, हैदराबाद के नवाब से या कृष्णदेवराय से। तो दोस्तों अल्बुकर्क ने गोवा को जो है किससे, बीजापुर के सुल्तान से जो है अधिग्रहित किया था। और ये भी ध्यान रखना है बीजापुर के सुल्तान उस समय कौन थे, तो आदिल शाह, आदिल शाह थे, ठीक है। अच्छा बीजापुर को गोवा को अल्बुकर्क ने कब जीता था, तो ये 1510 में जीता था। आपको ये डेट भी ध्यान रखना है, ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमारा अगला सवाल, अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, बताइए। अपील के उच्चतम न्यायालय के स्वरूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया था, तो किसको किया गया था, तो दोस्तों प्रीवी काउंसिल को जो है इससे उच्चतम न्यायालय से, भारत के उच्चतम न्यायालय से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। क्योंकि जब 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, उस समय अपीलीय का अधिकार इसके विरुद्ध जो है प्रीवी काउंसिल में था, जो कि लंदन में अवस्थित थी। लेकिन उन आज़ादी के बाद जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रीवी काउंसिल को जो है जो अंतिम अपील होती है उसको प्रीवी काउंसिल को कैंसिल करके उच्चतम न्यायालय के अधीन ये अधिकार क्षेत्र दे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल,
हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? बताइए, हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कब किया गया है, तो 1986 में इसे विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है। और हम्पी जो है किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी जो है किसकी? विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? बताइए, भारत में वित्तीय आपातकाल जो है कितनी बार घोषित हो चुका है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल जो है नहीं लगा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, वित्तीय आपातकाल का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है भारत में? तो भारतीय संविधान के तो 360 अनुच्छेद में किया गया है, वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। और दोस्तों राष्ट्रीय आपात की बात किस अनुच्छेद में की गई है? राष्ट्रीय आपात की बात कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 352 में। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन की बात कहाँ पर की गई है? राष्ट्रपति शासन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो की गई है 356 में। ठीक है, किस अनुच्छेद में की गई है? तो 356 में ये बात की गई है। ठीक है। अच्छा, ये वित्तीय आपातकाल लगता कब है? जब राष्ट्रपति को जो है यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की जो वित्तीय स्थायित्व है या उसकी जो साख है उसको खतरा है, तो वह जो है वित्तीय आपातकाल की जो है घोषणा कर सकता है। इसमें कई अन्य जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे उस समय जो है कर्मचारियों का वेतन वगैरह थोड़ा रोका जा सकता है, तो ये जो है सामान्य से उसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी था। ये 3 अन्य अनुच्छेद भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? बताइए, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं उनमें किस प्रकार की जो है एटीएम की सुविधाएं देने वाली कंपनियों को 100% जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो है अनुमति दी गई है? बताइए, पीला लेवल एटीएम, भूरा लेवल एटीएम, हरा लेवल एटीएम या सफ़ेद लेवल एटीएम? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सफ़ेद लेवल एटीएम में गैर वित्तीय कंपनियों को जो है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा दी गई वो 100% की दी गई है। और इस तरह की एटीएम जो है सारी सहूलियतें होंगी इसमें, और इन पर जो है किसी बैंक का लेबल नहीं लगा होगा। ध्यान रखिएगा, ये सेवाएं तो देंगी लेकिन इन पर किसी बैंक का लेबल नहीं लगाया जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल, भारत की जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट की अवधि जो है किस काल को कहा जाता है? तो 51 से 81 के बीच की स्थिति को जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा, पहली बार जनसंख्या गणना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। ठीक है, उस समय किसके निर्देशन में हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, उस समय किसके निर्देशन में हुई थी? एक मिनट, तो थोड़ा सा चीज़ याद नहीं आ रही हैं चीज़ें। 1951 में हुई, सबसे पहले 1972 में जनगणना हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, और जैसे भी चीज़ें होंगी अगर मुझे याद आएगा तो मैं नीचे कमेंट में आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 23 सितंबर 1887 को हुई थी। 23 सितंबर भी आपको ध्यान रखना है, 23 सितंबर 1887 को हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक नाम माना जाता है इसे। किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एक दस्तावेज है जो सभी मानव जातियों पर जो है लागू होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को, मानवाधिकार पर सार्वभौम घोषणा पत्र को, या मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन को? बताइए, तो किसको कहा जाता है? मानव अधिकारों के लिए जो एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र है उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, ये हुआ कहाँ पर था? ये पहली बार पेरिस में हुआ था। ठीक है, पेरिस में हुआ था लगभग 1971 के पास। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में भी जो है मानव अधिकारों के लिए संरक्षण अधिनियम 1993 जो है पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियम का मसौदा तैयार किया है? बताइए, किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा जो है तैयार किया था? किसने किया था बताइए? तो किसने किया था? तो यूरोपीय संघ ने किया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल, किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र या बैलेंसिंग व्हील माना जाता है? बताइए, किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र या बैलेंसिंग व्हील माना जाता है? नीति आयोग, माल एवं सेवा कर परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त आयोग? तो किसको माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो है वित्त आयोग को बैलेंसिंग व्हील माना जाता है या भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है। ठीक है, अच्छा, जीएसटी परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पर है? तो 279A में किया गया है, आर्टिकल 279A में किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नीति आयोग जो है कब बना है? तो ये बना है 2015 में। ठीक है, और इसके पहले क्या था? योजना आयोग था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की थी? भारत के राष्ट्रपति ने जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति जो है किस वर्ष किया था? ये आपको बताना है। बताइए, 1953 में, 1957 में, 1951 में या 1955 में? कब किया था? तो कब किया था? तो ये 1955 में किया था। ठीक है, ये प्रथम राजभाषा आयोग का जो है गठन किया गया था 1955 में, और इस आयोग ने हिंदी को प्रमुख राजभाषा माना था और अंग्रेजी को केंद्रीय राजभाषा के रूप में माने जाने की जो है सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए, जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया था? बताइए, जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच जो है कब गठित किया गया था? तो ये 12 मार्च को गठित किया गया था 2005 में। 12 मार्च 2005 को गठित किया गया था। इनमें से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के तहत जो है टैक्स लिया जाता है? बताइए, इनमें से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा कर के तहत जो है टैक्स लिया जाता है? सीएनजी, शराब, पेट्रोल या सोने के आभूषण? तो आप सभी लोगों को पता होगा, सोने के आभूषण पर जो है टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल, कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर का बहुत बढ़िया सवाल है। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि को चित्रात्मक निरूपण को जो है क्या कहा जाता है? आइकॉन, शॉर्टकट, टूल बार या टास्क बार? बताइए क्या कहा जाता है? दोस्तों, जब किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है तो उसका एक छोटा सा चित्र आपके डेस्कटॉप पर जो है दिखाई दे जाता है। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो आप जब कंप्यूटर को खोलते हैं तो ऐसे आपको यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे फोल्डर नज़र आते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आइकॉन। ठीक है, आइकॉन कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट आपको सामने से नज़र आते हैं। इसी प्रकार से जैसे कोई ऐप वगैरह भी होते हैं, उनको भी आप इंस्टॉल करते हैं तो वो सारी चीज़ें ऐसे दिखाई दिया करती हैं। उनको क्या कहा जाता है? आइकॉन कहा जाता है। हमारा अगला सवाल, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? बताइए, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य पक्षी अभ्यारण्य भी, उनको भी आपको ध्यान रखना है। एक तो उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से हैं? एक तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक है ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा एक है पटना पक्षी अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य। आपको यहाँ पटना से ये नहीं समझ लेना कि ये बिहार की राजधानी जो पटना है वहाँ पर अवस्थित है। ये पटना में अवस्थित नहीं है। ये पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है यूपी के एटा जिले में है। आपको जिला भी बता देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर, है ना। एटा जिले में अवस्थित है। चलिए, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी? बताइए, किस समिति की स्थापना जो है 1998 में की गई थी? तो दोस्तों, पुलिस सुधार पर रिबेरो जो समिति है उसकी स्थापना जो है की गई थी 1998 में। ठीक है, ये पुलिस सुधारों से संबंधित है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिबेरो समिति का जो है संबंध किससे है, तो ये पुलिस सुधार से संबंधित है। सॉरी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण लोगों को उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद करने के लिए यात्रा भत्ते के बिना उनके निवास से कितनी किलोमीटर की दूरी पर जो है उनको 100 दिन के लिए गारंटीकृत मजदूर योजना जो है प्रदान करती है। बताइए, महात्मा गांधी की जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसमें मजदूरों को अपने घर से कितनी दूरी पर जो है उनको लगभग काम मिल सकता है और 100 दिनों तक का काम मिल सकता है बिना यात्रा भत्ता के, यानी यात्रा भत्ता उसमें नहीं दिया जाता है। बताइए, तो उनके घर से दूरी जो है लगभग कितनी होनी चाहिए, 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए। जिसमें सब्जियों, फूलों और फलों की जो है खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? संतुलित आहार किसे कहा जाता है? संतुलित भोजन किसे कहा जाता है? दालें, रोटी, चावल, दूध, सब्जी या सब्जी? बताइए, यहाँ पर दूध भी है और सब्जी भी ऑप्शन है, तो किसे संतुलित आहार माना जाता है? तो दूध को संतुलित आहार माना जाता है। ठीक है, दूध जो है संपूर्ण पौष्टिक, दूध में संपूर्ण प्रकार के जो है पौष्टिक आहार इसमें पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलिक एसिड और विटामिन B12 और प्रोटीन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसी वजह से दूध को क्या माना जाता है? संतुलित आहार माना जाता है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, दूध जो है सफ़ेद रंग का क्यों दिखाई देता है? दूध के सफ़ेद होने का कारण क्या है? तो इसमें एक प्रकार की जो है प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? कैसीन प्रोटीन। उसका नाम क्या है? कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन है एक प्रकार की, ध्यान रखिएगा, एंजाइम वगैरह नहीं है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैसीन क्या है, तो एक प्रकार की यह प्रोटीन है और दूध में पाई जाती है, जिसके कारण दूध जो है सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 के तहत परंतुक में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए कितनी बार दंडित नहीं किया जाएगा? बताइए, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 के तहत परंतुक में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए कितने बार से अधिक जो है दंडित नहीं किया जाएगा? बताइए, कितने बार से अधिक? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा कि 2 बार से अधिक। ठीक है, पुलिस अधिनियम का जो 1861 है उसकी धारा 36 में इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार जो है दंडित नहीं किया जाएगा। 2 बार से अधिक नहीं, यहाँ पर 2 बार जो है दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको एक अपराध के लिए एक ही दंड मिलेगा जो उस समय के नियम के अनुसार लागू होगा। चलिए हमारा अगला सवाल, 11 अप्रैल का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 अप्रैल का दिन जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 11 अप्रैल को। और भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस जो है, भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो पशु अधिकार दिवस मनाया जाता है यह 10 दिसंबर को। बहुत क्लोज सारे जो है उत्तर दिए गए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, फरवरी 2025 में राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला CRPF अधिकारी पूनम गुप्ता किस राज्य से संबंधित हैं? यानी इन्होंने जो है ऐसी पहली महिला बन चुकी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में जो है शादी करी थी। बताइए, इनका नाम पूनम गुप्ता है, ये नाम आपको बता दिया गया, लेकिन किस राज्य से संबंधित हैं? तो कहाँ से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इन्होंने नेतृत्व भी किया था महिला दल का। हमारा अगला सवाल, 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 सैनिक जहाज और एक
पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया है? 2 सैनिक जहाज और 1 पनडुब्बी जो है राष्ट्र को समर्पित किया है, तो वो कहाँ पर किया है? तो वो किया है मुंबई में। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो है 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने जो नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में एक समारोह के दौरान जो है 3 नौसैनिक प्लेटफॉर्म, एक तो है INS सूरत, इनका नाम क्या है? INS सूरत, और दूसरे का नाम क्या है? INS नीलगिरी, INS नीलगिरी, INS नीलगिरी। और जो तीसरी पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? INS बागशीर, INS बागशीर। ठीक है, ये तीनों जो हैं मुंबई के डॉकयार्ड में जो है राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ठीक है, यह पहली बार है कि जब तीनों स्वदेशी रूप से निर्मित नौसैनिक प्लेटफॉर्म को विध्वंसक फ्रिगेट और पनडुब्बी को एक साथ जो है कमीशन किया गया है। ठीक है, उन्हें जलावतरण किया गया है, उतारा गया है भारत के लिए। चलिए हमारा अगला सवाल, हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितना किसान उत्पादक संगठन FPO को जो है लॉन्च किया है? बताइए। सरकार ने छोटे एवं सीमांत किसानों को सशक्त करने के लिए कितने? तो ये 10,000 जो FPO होंगे कि किसान उत्पादक संगठन होंगे, इनको जो है लॉन्च किया है। यह छोटे और सीमांत किसानों को जो है सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति देते हैं और उन्हें मजबूत करने में जो है सुधार करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार के खगड़िया जिले में, बिहार के खगड़िया जिले में 10,000वां जो FPO है उसको स्थापित किया गया है। ठीक है, 10,000वां FPO जो है स्थापित किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यह किससे संबंधित है? खगड़िया वाला यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मक्का से, केला से और धान की खेती से संबंधित है, और धान से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से डिस्कस कर लिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से करने का प्रयास किया है। तो कई जगह थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि आप उसे जो है निगलेक्ट कर देंगे, है ना। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, लेकिन हमारी अपनी कोशिश के अनुसार जितना हमसे हो सका है हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। जो कुछ भी छोटी मोटी गलतियाँ हुई उन्हें नेक्स्ट वीडियो में आप सुधार कर लेंगे। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप सभी लोग हमारा छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी सारी सूचनाएं आप सभी लोगों को दी जाएं, आप उनको समय रहते सारी चीज़ें अच्छे से देख पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।